नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल राजस्थान अतीत के झलक में। पिछली क्लासों में हमने बात की थी कि किस प्रकार से यूरोपीय जातियों का आगमन अपने भारत में हुआ और किस प्रकार से वास्को डी गामा ने अपने भारत के जलमार्गों की खोज की थी और इन्हीं खोजों के साथ इन यूरोपीय जातियों के आने का क्रम अपने भारत में शुरू हुआ और किस प्रकार से इन यूरोपीय जातियों ने अपने भारत में व्यापार को शुरू किया था। ये शुरू करने वाली जातियां थी पुर्तगाली हों, चाहे वो डच हों, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो अंग्रेज हों। पर हम बात कर रहे थे अपने भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की, तो हमने देखा कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में और किस प्रकार से अपने भारत में सर टॉमस रो आते हैं और जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पिछले क्लासों में चर्चा हम इस बारे में कर चुके थे। आगे हमने बात की थी कि किस प्रकार से अपने भारत में इतिहास का बड़ा एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं और ये युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अंत में विजय हुई अंग्रेजों की और इसी युद्ध के साथ अंग्रेजों ने अपने भारत के बंगाल वाले क्षेत्र पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात अब अंग्रेजों के सामने केवल एक ही चुनौती रह गई थी कि किस प्रकार से वो यहाँ के राजाओं के साथ सामंजस्य बिठाकर वो यहाँ पर एक छत्र राज कर सके। इसके लिए अंग्रेजों को आवश्यकता महसूस हुई कि उन्हें अब भारत के राजाओं के साथ संधियां करनी पड़ेगी और इसी क्रम में एक गवर्नर जनरल हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने भारत के, जिन्हें हम लॉर्ड वेलेस्ली के नाम से जानते हैं। और इन्हीं राजाओं से संधियां करने का विचार सर्वप्रथम अपने भारत में लेकर आए वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, जिन्होंने 1798 ईस्वी में ये विचार ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और हैदराबाद वो पहली रियासत बनी जिसने इन अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किया। पर हमें बात करनी है दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में उस समय हम जानते हैं कि 19 रियासतें हुआ करती थी और इन 19 रियासतों के राजाओं से संधियां करने के लिए इस व्यक्ति को चुना गया। वो व्यक्ति थे कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड के बारे में आज हमें बात करनी है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज कर्नल जेम्स टोड की, किस प्रकार से उनका आगमन अपने राजस्थान में हुआ, किस प्रकार से वो सर्वप्रथम भारत में आए, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी चर्चाएं मैं आज आपसे करने वाला हूं। तो बात करते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कर्नल जेम्स टोड की तस्वीर है और इनके जन्म की यदि मैं आपसे बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1782 ईस्वी में। इनके जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ 20 मार्च 1782 ईस्वी और इनके जन्म स्थान की यदि हम बात करें तो इनका जन्म स्थान है इस्लिंगटन शहर और इस्लिंगटन शहर उस समय के ग्रेट ब्रिटेन में एक छोटा सा शहर हुआ करता था और इसी इस्लिंगटन शहर में इनका जन्म हुआ था। बात करें आगे कि किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड का आगमन अपने भारत में हुआ। तो भारत में आगमन की यदि बात करें, भारत में आगमन तो एक नौसैनिक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी में भर्ती होते हैं दोस्तों और 1798 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड अपने भारत में आते हैं। और किस स्थान की यदि बात करें कि भारत में कौन से स्थान पर आए सर्वप्रथम, तो ये आए थे दोस्तों बंगाल में। और यदि इनके कार्य की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड ने अपना कार्य एक नौसैनिक के रूप में शुरू किया था, नौसैनिक के रूप में कार्य किया। ठीक है, इन तीन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। जन्म हुआ 20 मार्च 1782 को, स्थान था इस्लिंगटन शहर। भारत में यदि आगमन की बात करें तो 1798 ईस्वी में अपने भारत में आए और बंगाल में आते हैं और नौसैनिक के रूप में कार्य करने लग जाते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने इस नौसैनिक के कार्य को छोड़कर ये अंग्रेजों की पैदल सेना में भर्ती हो जाते हैं और 2-3 साल में ही इनकी योग्यताओं को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें लेफ्टिनेंट की उपाधि दी और इन्हें लेफ्टिनेंट बना दिया गया दोस्तों। धीरे धीरे
बंगाल से इनका ट्रांसफर होता है दिल्ली, जहां पर 1801 ईस्वी में इन्हें एक जो दिल्ली में जो नदी बहती है यमुना नदी, उसी से निकली हुई एक नहर थी यमुना नहर, और उसी यमुना नहर की पैमाइश का कार्य इन्हें दे दिया जाता है। एक सिंचाई इंजीनियर के रूप में ये उस समय अपने दिल्ली में कार्य करते हैं। तो आगे यदि हम चर्चा करें तो 1801 ईस्वी में दिल्ली आए, दिल्ली इनका आगमन होता है और यहाँ पर एक पुरानी नहर की पैमाइश का कार्य इन्हें सौंप दिया जाता है। ठीक है, इन 3 वर्षों में कर्नल जेम्स टोड अपने भारत में इस प्रकार से कार्य करते रहे। लेकिन जब ये अपने भारत में आए थे तब इनके मन में कहीं ना कहीं ये था कि वो भारत के राजाओं की उस शान शौकत को देखना चाहते थे। इस शान शौकत के बारे में उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए सुना था और ये मन में इच्छा लिए हुए वो भारत में आए थे कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो वो कार्य करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो भारत के उन राजाओं की शान शौकत को भी देखना चाहेंगे। और ये मौका उनके जीवन में आया 1805 ईस्वी में। तो एक छोटे से प्रसंग के साथ हम जुड़ते हैं कर्नल जेम्स टोड के साथ कि किस प्रकार से उनका आगमन अपने राजपुताना में हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों, बात है 1805 ईस्वी की, और उस समय ब्रिटिश कंपनी में एक सैनिक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था ग्रीम मर्सर, और उन ग्रीम मर्सर को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक आदेश प्राप्त होता है। यह आदेश था कि उन्हें उस समय की यदि मैं आपसे बात करूं, जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तो उस समय अपने राजपुताना में जिन 2 शक्तियों का आतंक हुआ करता था, एक तो उस समय थे अपने दक्षिणी भारत में मराठा, और इन्हीं मराठाओं ने उस समय अपने राजपुताना में बड़ा उत्पात मचा रखा था। और यदि एक और जाति की मैं आपसे बात करूं तो वो एक जाति और है, वो थे पिंडारी। ठीक है, 1805 ईस्वी का जो ये बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, इस समय अपने राजपुताना में इन मराठाओं और पिंडारियों ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। अपने राजपुताना के राजा इन्हीं के उत्पातों के कारण बड़े समस्या में थे उस समय, और इन्हीं पिंडारियों और मराठाओं ने अपने राजपुताना को उस समय बड़ा जर्जर और बड़ा खोखला बना दिया था। ऐसे समय में यदि मैं बात करूं 1805 ईस्वी की, तो एक अधिकारी हुआ करते थे दोस्तों, एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनका नाम था ग्रीम मर्सर। और इन ग्रीम मर्सर नाम के अधिकारी को आदेश प्राप्त हुआ कि इन्हें भेंट करनी थी उस समय दौलत राव सिंधिया से। दौलत राव सिंधिया, इनका संबंध था, सिंधिया हम जानते हैं कि सिंधियाओं का संबंध रहा है ग्वालियर राजघराने से, और ग्वालियर राजघराने के इसी मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया से मिलने का आदेश प्राप्त हुआ ग्रीम मर्सर को, क्योंकि अंग्रेज सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि इन मराठाओं के साथ भी किसी ना किसी प्रकार से यदि संधियां हो जाएं, बातचीत करके यदि काम हो जाए तो भारत में राज करना आसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ग्रीम मर्सर को भेजा जाता है भेंट करने के लिए दौलत राव सिंधिया से। और जब कर्नल जेम्स टोड को इस बारे में पता चला कि ग्रीम मर्सर दौलत राव सिंधिया से भेंट करने वाले हैं, तब कर्नल जेम्स टोड को लगा कि ये बड़ा बेहतरीन मौका था उनके लिए कि वो दौलत राव सिंधिया के साथ यदि वो उनके साथ हो लें तो उन्हें भारत में राजपुताना में और मध्य भारत के उन राजाओं से मिलने का मौका प्राप्त हो सकेगा। और इसी सोच के साथ, लेकिन उनके सामने समस्या सबसे बड़ी ये थी दोस्तों कि ग्रीम मर्सर उन्हें साथ क्यों ले जाने लगे। कर्नल जेम्स टोड ने जब इस बारे में विचार किया कि ऐसा कौन सा बहाना मैं बनाऊं ताकि मैं ग्रीम मर्सर के साथ मुझे जाने का मौका मिल जाए, मुझे अनुमति मिल जाए, तब देखो कर्नल जेम्स टोड को इस बारे में पता लगा कि उस समय जो ब्रिटिश सरकार के पास अपने राजपुताना और मध्य भारत के जो नक्शे हुआ करते थे, वो नक्शे उस समय काफ़ी हद तक गलत थे और
केवल अनुमान पर आधारित वो नक्शे हुआ करते थे दोस्तों। जहाँ यदि हम अपने राजपूताना की बात करें तो इन नक्शों में कहीं अपनी राजपूताना की जो उस समय नदियाँ बहती थी उन नदियों को पश्चिम में बहता हुआ दिखा दिया गया और ज़्यादातर नदियों को अरब सागर में गिरता हुआ दिखाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि अपनी राजस्थान की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सारी गलतियाँ के बारे में जब कर्नल जेम्स टोड को पता लगा तब उन्होंने ब्रिटिश सरकार से गुहार की कि उन्हें ये मौका दिया जाए कि उन ब्रिटिश नक्शों में जो गलतियां उस समय थी, जो अनुमान पर आधारित बने हुए थे नक्शे, इन नक्शों को ठीक करने की इजाज़त उन्हें दी जाए। और ये तभी होगा जब वो ग्रीम मर्सर के साथ इस स्थान का भ्रमण यदि वो करें तो रास्ते में जाते जाते वो सब इन नक्शों को ठीक करते हुए चले जाएंगे। और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार को मना लिया कर्नल जेम्स टोड ने और वो समय आया जब ग्रीम मर्सर रवाना हुए दौलतराव सिंधिया से भेंट करने के लिए और उसी समय 7 होली है कर्नल जेम्स टोड। तो देखिए दोस्तों, जब ग्रीम मर्सर यहाँ दिल्ली से रवाना हुए, ग्रीम मर्सर दिल्ली से रवाना होना था दोस्तों और उन्हें भेंट करनी थी सीधी दौलतराव सिंधिया से। लेकिन जब रवाना होने लगे तब उस समय ग्रीम मर्सर को ये मालूम हुआ कि दौलतराव सिंधिया उस समय अपने राजपुताना के उस मेवाड़ रियासत में आए हुए थे और उस समय मेवाड़ के जो महाराणा हुआ करते थे वो महाराणा थे आपके महाराणा भीम सिंह। और उस समय दौलतराव सिंधिया मेवाड़ के इन्हीं महाराणा भीम सिंह से भेंट करने के लिए आए हुए थे। इस बात का पता ग्रीम मर्सर को चलता है। इसके पश्चात ग्रीम मर्सर ने ये तय किया कि वो अब सीधा इस रास्ते को ना पकड़कर सीधा जयपुर होते हुए और मेवाड़ पहुंचेंगे। ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड को जैसे ही पता लगा कि वो मध्य भारत के स्थान पर पहले राजपुताना जाएंगे तब कर्नल जेम्स टोड और खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने राजपुताना के राजाओं के बारे में अब तक केवल सुना था, उनके दरबारों को, उनकी शान शौकत को कर्नल जेम्स टोड ने देखा नहीं था। इस प्रकार से ग्रीम मर्सर आगरा जयपुर होते हुए अपने मेवाड़ में पहुंचते हैं और मेवाड़ में जिस स्थान पर सर्वप्रथम पहुंचे, तो यदि मैं इनके राजपुताना में आगमन की बात करूं तो कर्नल टोड का राजस्थान में आगमन की यदि हम बात करें तो इनका आगमन हुआ दोस्तों 1806 ईस्वी में। और जिस स्थान पर यह सर्वप्रथम रुके, जहाँ पहुँचे, वो स्थान था आपके मांडलगढ़। और यदि बात हम रियासत की करें, क्योंकि रियासत उस समय मांडलगढ़ भी कहीं ना कहीं अपने मेवाड़ रियासत का एक भूभाग हुआ करता था, तो रियासत यदि पूछी जाए तो वो रियासत थी मेवाड़। ठीक है। तो बात कर चुके थे हम कर्नल जेम्स टोड की, किस प्रकार से उनका आगमन अपने भारत में हुआ। और यदि भारत में आगमन की बात है तो सर्वप्रथम बंगाल में आए थे। और यदि राजस्थान में आगमन की बात करें तो वह आगमन हुआ दोस्तों 1806 ईस्वी में। और वो मौका था ग्रीम मर्सर के साथ इनके भ्रमण का अपने राजस्थान में आने का। और ये सर्वप्रथम जिस रियासत में पहुंचे वो रियासत थी मेवाड़। अब जैसे ही ग्रीम मर्सर की भेंट हुई दौलतराव सिंधिया से मेवाड़ के अंदर, तब उस समय कर्नल जेम्स टोड बड़ी उत्सुकता के साथ उदयपुर के उन राजमहलों का भ्रमण करते हैं और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की शान शौकत को देखते हैं। तब कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि और अधिक उत्सुकता के साथ ये जानना चाहते थे और उदयपुर के आसपास के सारे क्षेत्रों का वो भ्रमण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से कर्नल जेम्स टोड उदयपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में भ्रमण करने लगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करने लगे और बातचीत के दौरान उन्हें मेवाड़ के इतिहास को जानने का मौका उनको मिला। और जिस प्रकार से उन्हें वहाँ के लोगों के द्वारा मेवाड़ के इतिहास को सुनाया गया, चाहे वो इतिहास बप्पा रावल का रहा हो, चाहे वो इतिहास राणा सांगा का रहा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो महाराणा कुंभा हो, जब यहाँ के इतिहास के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने सुना तब यहाँ के इतिहास को जानने की जो उत्सुकता उसके अंदर थी वो कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ जाती है।
और कर्नल जेम्स टोड और अधिक से अधिक यहाँ के इतिहास को जानने के प्रति लालायित हो जाते हैं। अब यहाँ पर जब भेंट हो जाती है ग्रीन मार्शल की दौलतराव सिंधिया के साथ, तब कहते हैं कि दौलतराव सिंधिया वापस यहाँ से रवाना हुआ। और इनके रवानगी की यदि मैं बात करूँ आपसे, तो कहते हैं कि उदयपुर से चित्तौड़ होते हुए दौलतराव सिंधिया वापस मालवा की ओर निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि दौलतराव सिंधिया को तो वापस अपने ग्वालियर वाले क्षेत्र में आना था, इसलिए चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़ और कोटा की सीमाओं से होते हुए दौलतराव सिंधिया मालवा की ओर रवाना हुए। और ग्रीन मार्शल और कर्नल जेम्स टोड भी उस समय उनके साथ हो ली। इस पूरी यात्रा के दौरान दोस्तों कर्नल जेम्स टोड अपने राजपुताना के उन नक्शों की गलतियों को ठीक करते रहे। आगे भी उन्होंने ये तय किया कि वो इस प्रकार से इस भूभाग में जो नक्शों में जो गलतियां थी उन गलतियों को ठीक करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब दौलतराव सिंधिया जब एक स्थान, अपने बुंदेलखंड वाला जो स्थान था, उस बुंदेलखंड में राहतगढ़ नामक स्थान पर अपना डेरा डालते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय यात्राएं बड़ी रुक रुक कर करनी पड़ती थी, क्योंकि साथ में पैदल सैनिक भी हुआ करते थे। और ऐसे समय में दौलतराव सिंधिया ने अपना डेरा डाला बुंदेलखंड के निकट राहतगढ़ नामक स्थान पर। और कर्नल जेम्स टोड को लगा कि जब तक दौलतराव सिंधिया यहाँ रुके हुए हैं, तब तक क्यों ना मैं मालवा के समीप लगने वाले इस हाड़ौती भूभाग और इधर पूर्वी राजस्थान के इन भागों की सैर कर ली जाए। और कर्नल जेम्स टोड यहाँ से अपने इस हाड़ौती वाले भूभाग की और इसके सहारे सहारे लगभग भरतपुर, जयपुर और इन स्थानों पर होते हुए पूरे इस भूभाग की सैर कर लेते हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से उन्होंने उदयपुर के या मेवाड़ के इतिहास को जानने में उत्सुकता दिखाई थी दोस्तों, उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड अपने हाड़ौती, जयपुर और इन स्थानों का भ्रमण करते रहे और यहाँ के इतिहास के बारे में वो जानते रहे। अब दोस्तों ऐसा नहीं था कि युद्ध यूरोप में ना हुए हों। युद्ध यहाँ अपने राजपुताना में हम जानते हैं कि युद्धों के लिए बड़ा फेमस रहा है राजपुताना। युद्ध यूरोप में भी कई हुए थे, लेकिन कर्नल जेम्स टोड अपने यूरोप में जिस हीरो को जानते थे, वहाँ के युद्धों का जो नायक है उसे लियोनिडास के नाम से जाना जाता है। लगभग यूरोप का हर व्यक्ति, जिस प्रकार से हम महाराणा प्रताप से परिचित हैं, उसी प्रकार यूरोप का हर व्यक्ति भी लियोनिडास से परिचित है। और उन्हीं की वीरताओं के किस्से सुनते हुए कर्नल जेम्स टोड बड़े हुए थे। जब कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजपुताना की यात्रा की दोस्तों इस समय, और जब उदयपुर के महाराणाओं के उन वीर शौर्य गाथाओं के बारे में जब कर्नल जेम्स टोड ने सुना, तब कर्नल जेम्स टोड ने महसूस किया कि यार यूरोप के अंदर तो एक ही लियोनिडास हुआ है, पर जब मैं यहाँ भ्रमण किया, मेरे द्वारा किया गया, तो मैं यहाँ पाता हूँ कि यहाँ तो हर गांव में एक लियोनिडास जैसी कहानी मौजूद है। और जिस मैदान में लियोनिडास लड़ा था उस समय थर्मोपल्ली, तो यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि हमारे यहाँ तो एक ही थर्मोपल्ली है, लेकिन जब मैं राजपुताना के इस भूभाग को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ तो हर गांव की एक अपनी थर्मोपल्ली है और यहाँ पर हर गांव में एक लियोनिडास जैसा वीर पैदा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से बड़ी उत्सुकता के साथ वो राजपुताना के इस भूभाग का पूरा इतिहास जानते हैं, यहाँ का भ्रमण करते हैं और वापिस आकर दौलतराव सिंधिया की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं। अब दोस्तों मैंने आपसे चर्चा की कि यहाँ पर इस समय अपना राजपुताना जो है इन मराठाओं और इन पिंडारियों से बड़ा परेशान था। जब कर्नल जेम्स टोड अपने राजपुताना के इस भूभाग से गुजरे, तब पिंडारियों ने कर्नल जेम्स टोड को भी नहीं छोड़ा दोस्तों। कई बार जब रात्रि के समय कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ डेरे डाले, तब उस समय इन पिंडारियों ने कर्नल जेम्स टोड को भी लूट लिया था। तो कर्नल जेम्स टोड राजपुताना की इन परिस्थितियों से परिचित हो गए थे कि किस प्रकार से यहाँ पर मराठाओं और पिंडारियों का आतंक हुआ करता था। तो दोस्तों यदि हम बात करें कि कर्नल जेम्स टोड जब अपने राजपुताना में यहाँ पर आए, तो यहाँ पर लगभग बात करें 1806 ईस्वी से लेकर और 1815 ईस्वी तक लगभग इन 9 वर्षों तक इसी राजपुताने में नक्शों को ठीक करने का
ठीक करने का कार्य करते रहे। ठीक है, इन 9 वर्षों तक भ्रमण करते रहे यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार को मालूम हुआ कि कर्नल जेम्स टोड इन नक्शों को ठीक करने में सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को ये छूट मिल गई कि वो राजपुताना के बाकी हिस्सों का भी अच्छे से भ्रमण करे और ब्रिटिश सरकार के जो नक्शे थे उन त्रुटियों को ठीक करने का प्रयास करे। और कर्नल जेम्स टोड ने यही किया दोस्तों। इन 9 वर्षों तक कर्नल जेम्स टोड ने स्वयं इधर घूमते हुए राजपुताना के इन हिस्सों के नक्शों को ठीक किया और 2 दलों को अलग से गठित किया ताकि वो पश्चिमी राजपुताना के उन स्थानों को के नक्शों को भी ठीक कर सके। तो इन्होंने स्पेशल 2 दलों को गठित करके अपने पश्चिमी राजपुताना और यदि हम बात करें इधर सिंध वाले क्षेत्र की, तो इन स्थानों पर इन 2 दलों को भेजा ताकि इस पूरे राजपुताना के नक्शों को ठीक किया जा सके। और ऐसा करते करते कर्नल जेम्स टोड ने लगभग 11 जिल्दें, जिल्द का मतलब होता है मतलब इतने अपनी डायरी में जिस प्रकार से इन्होंने नक्शों को ठीक किया, तो 11 जिल्दें उन्होंने नक्शों की तैयार कर ली थी। और सीधा जब यहाँ से 1815 में ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल से मिले, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जब इन नक्शों को देखा तो उन्होंने कर्नल जेम्स टोड के इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की और एक नक्शे पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर दिए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ये कहकर कि यदि आने वाले समय में यदि कोई अन्य व्यक्ति इन नक्शों को बनाने का दावा करे तो उसे ये मेरे हस्ताक्षर दिखा देना, इससे ये तय हो जाएगा कि नहीं, इन नक्शों को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ठीक किया गया था। और दोस्तों इसी प्रकार से कार्य करते रहे। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड ने इस पूरे राजपुताना का लगभग वो भ्रमण करते रहे 9 वर्षों तक। तो कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की सारी स्थितियों को देखा। इन्होंने देखा कि यहाँ के जो राजपूत राजा थे उन राजाओं के अंदर अच्छे साहसी गुणों का, वीरता के गुणों का, इन सब गुणों का वास होते हुए भी यहाँ के राजा आपस में झगड़ते रहते थे। जब उन्होंने यहाँ की एक ही रियासत के राजकुमारों को आपस में झगड़ते देखा, तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ के राजा इन मराठों और इन पिंडारियों से लड़ने की हालत में नहीं है, और यदि अंग्रेज सरकार ने इस समय यदि राजपुताना में दखल नहीं दिया तो ये मराठा और ये पिंडारी इस राजपुताना को और जर्जर और खोखला बना देंगे। ऐसे समय में दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने 1817 ईस्वी में पिंडारियों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार से अभियान चलाने की अनुमति प्राप्त कर ली। पिंडारियों के विरुद्ध अभियान चलाया और इस अभियान की सहमति प्राप्त कर ली ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से वो पहले ही चर्चा कर चुके थे कि यदि इन राजपुताना के इन हिस्सों को यदि इन पिंडारियों के उत्पात से नहीं बचाया गया तो ये राजपुताना बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार एक अभियान चलाती है 1817 में, और यदि इन पिंडारियों के उत्पात को खत्म करने में यदि किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो व्यक्ति थे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका की यदि मैं बात करूं, महत्वपूर्ण भूमिका जिस अधिकारी ने निभाई वो व्यक्ति थे कर्नल टोड। ठीक है, और इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पर एक और उपलब्धि हासिल कर ली जाती है और इन पिंडारियों का खात्मा लगभग 1817 ईस्वी आते आते अंग्रेज सरकार के द्वारा कर दिया जाता है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। आगे यदि हम तो 1818 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि वो राजपुताना के उन सभी राजाओं के साथ संधियां करने का प्रयास करेगी, और इस समय यदि उन संधियों करने के लिए जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के पास यदि कोई था तो वो केवल कर्नल जेम्स टोड ही हो सकते थे, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इन बीते हुए 10 सालों में अपने राजपुताना का इतना भ्रमण कर लिया था कि उनसे ज़्यादा जानकारी शायद इस समय किसी ब्रिटिश अधिकारी के पास थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को यहाँ संधियां करने के लिए चुना जाता है और उन्हें अपने राजपुताना की 6 रियासतों का
पॉलिटिकल एजेंट बनाकर अपने राजपुताना में भेजा जाता है। तो बात करें आगे 1818 ईस्वी की, यदि मैं बात करूं तो 1818 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट बनकर कर्नल जेम्स टोड को अपने राजपुताना में भेजा जाता है। और यदि रियासतों की बात करें तो 6 रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर इन्हें अपने राजपुताना में भेजा गया। और यदि इन 6 रियासतों की हम बात करें तो वो रियासतें थी, 2 रियासतें अपने हाड़ौती संभाग की, कोटा और बूंदी रियासतें, 2 रियासतें अपने मेवाड़ की तरफ की, एक रियासत तो स्वयं मेवाड़ थी और दूसरी रियासत थी इसी की पड़ोसी रियासत सिरोही रियासत, और 2 रियासतें मारवाड़ की हुआ करती थी। तो एक रियासत मारवाड़ जिसे हम जोधपुर के नाम से भी जानते हैं, और इसी की पड़ोसी रियासत हुआ करती थी जैसलमेर रियासत। तो इस प्रकार से अपने राजपुताना में पुनः आगमन होता है कर्नल जेम्स टोड का, जो पहले ही यहाँ पर 10 साल भ्रमण कर चुके थे। अब दोबारा इनका वापस आगमन हुआ एक अधिकारी के रूप में। और अधिकारी की यदि पोस्ट की यदि मैं आपसे बात करूं इनकी नियुक्ति की, तो पॉलिटिकल एजेंट बनाकर इन्हें अपने राजपुताना में भेजा गया। और राजपुताना की 6 रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट, या यूँ कह दे बड़ी आसान भाषा में, इन 6 रियासतों के राजाओं के साथ, या इन राजाओं को तैयार करना था कर्नल जेम्स टोड को कि वो ब्रिटिश रियासत के साथ संधि कर ले। और कर्नल जेम्स टोड वापिस 1818 में अपने राजपुताना के हिस्से में आए और 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक इन्हें एक बार फिर मौका मिलता है अपने राजपुताना में भ्रमण करने का। लगभग 4 वर्षों तक ये और अपने राजपुताना में रहे और इन 4 वर्षों तक ये अपने राजपुताना का भ्रमण करते रहे। भ्रमण करने के लिए इन्होंने एक घोड़े को अपने साथ लिया और उसी घोड़े के साथ बैठकर ये अपने राजपुताना की यात्राएं किया करते थे। इनके बगल में उस समय सैनिक कम चला करते थे, क्योंकि इनके मन में ये बड़ी इच्छा थी कि वो राजपुताना के इतिहास को जाने। और इसी राजपुताना के इतिहास को जानने के लिए दोस्तों इतनी उत्सुकता इनके अंदर थी, इतना जुनून इनके अंदर था कि एक अंग्रेज होते हुए भी इन्होंने यहाँ के इतिहास को जानने के लिए संस्कृत जैसी भाषा को इन्होंने सीखा। और एक आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेज के लिए संस्कृत भाषा को सीखना कितना कठिन रहा होगा, लेकिन वो जुनून ही था यहाँ के इतिहास को जानने का कर्नल जेम्स टोड के अंदर कि उन्होंने यहाँ मांडलगढ़ के एक व्यक्ति यति ज्ञानचंद्र के सानिध्य में रहकर उन्हें अपना गुरु बनाकर इन्होंने संस्कृत भाषा उनसे सीखी। और इस प्रकार से वो राजस्थान का भ्रमण करते रहे। इनके अगल बगल में इन रियासतों के ब्राह्मण लोग और पटेल लोग इनके अगल बगल में चला करते थे। इनसे कर्नल जेम्स टोड अपने घोड़े पर भ्रमण करते हुए अपने राजपुताने के इतिहास के बारे में इनसे पूछा करते थे। अब ऐसा नहीं था दोस्तों कि युद्ध यूरोप में नहीं हुए, युद्ध यूरोप में भी हुए थे और युद्ध अपने राजपुताना में भी हुए। लेकिन जब कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ देखा कि यहाँ के लोग ऐसे ऐसे व्यक्ति यहाँ पर हुए जिन्होंने मंदिरों को की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। अब कर्नल जेम्स टोड जो कि यहाँ आया था उसके लिए यहाँ के मंदिर में रखी हुई मूर्ति एक पत्थर के सिवा कुछ नहीं थी। ये हमारे लिए धार्मिक आस्था का प्रश्न हो सकता है, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के लिए मंदिर में रखी वो मूर्तियां केवल एक पत्थर थी। और कर्नल जेम्स टोड ने देखा कि इन्हीं पत्थरों के लिए यहाँ के लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। उसने जब पश्चिमी राजस्थान की रियासतों का भ्रमण किया तो वहां पर उसने देखा कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने जानवरों के लिए, गायों के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी। तब कर्नल जेम्स टोड और अधिक उत्सुक हो जाते हैं अपने राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए। और इन्हीं 4 वर्षों में यहाँ के राजाओं के साथ तो संधियां करने में लगे ही रहे, साथ साथ इन्हें जो भी सामग्री अपने राजस्थान की इतिहास से संबंधित इन्हें मिला करती थी, चाहे वो सिक्कों के रूप में हो, चाहे वो शिलालेखों के रूप में हो या साहित्यिक ग्रंथों के रूप में हो, जो भी इन्हें अपने राजस्थान में मिलता रहा उन सारी सामग्रियों को ये संकलित करते रहे। और धीरे धीरे इतिहास की बहुत विपुल सामग्री इनके पास संकलित हो गई थी दोस्तों। और इन 4 वर्षों में इन्होंने यहाँ के उन राजाओं को भी मना लिया ब्रिटिश सरकार के साथ संधियां करने के लिए। तो इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड अपने राजपुताना में जो 1806 में अपने सर्वप्रथम राजस्थान में आए थे और 1822 ईस्वी तक इस पूरे राजपुताना का भ्रमण करते रहे। तो आज हमने बात की दोस्तों कि किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड का आगमन अपने भारत में हुआ, इनके जन्म से लेकर इनके जन्म स्थान की बात हमने की,
इनके भारत में आगमन की बात हमने की और किस प्रकार से सर्वप्रथम ये अपने राजस्थान में आने का प्रयोजन के बारे में हमने आपसे बात की। आगे हमने बात की कि किस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड 1806 ईस्वी में अपने राजस्थान में आते हैं और यहाँ के राजपूताना के नक्शों को ठीक करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। 1817 में जब राजपूताना की हालत पर इनको तरस आया तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार से ये अनुमति ली कि पिंडारियों का उत्पाद समाप्त किया जाए। तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ पिंडारियों के उत्पाद को समाप्त करने के लिए। और आगे हमने देखा कि फाइनली 1818 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को अपने राजपूताने में संधियां करने के लिए भेजा जाता है और यहीं 4 वर्षों तक ये फिर से अपने राजपूताने का भ्रमण करते रहे। और कहते हैं कि इनका जो घोड़ा था वो घोड़ा कोटा के अंदर, जो आज वर्तमान में जहाँ पर एरोड्रोम सर्किल है, उसी सर्किल पर इनका वो घोड़ा वहाँ पर शहीद हुआ था। इसकी समाधि आज भी कोटा के उस एरोड्रोम सर्किल के पास देखी जा सकती है। इसीलिए इतिहास में इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड के अपने यहाँ से जाने के पश्चात इनके द्वारा लिखे हुए उस इतिहास की सामग्री को जब इन्होंने इकट्ठा किया और इसे एक पुस्तक का आकार इन्होंने दिया। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इनकी पुस्तकों के बारे में और अपने राजस्थान में दी गई इनके द्वारा जो संज्ञाएं, जो उपनाम इन्होंने अपने राजस्थान के भूभागों के लिए दिए, उन सब की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल राजस्थान अतीत की एक झलक में। धन्यवाद।